Hello everyone. So today we will start chapter 5, the fundamental unit of life. ठीक है, जो जीवन की मौलिक इकाई है, जहां से जीवन की शुरुआत होती है, बिल्कुल बेस, वो क्या है उसके बारे में हम पढ़ेंगे. While examining a thin slice of cork, Robert Hooke saw that the cork resembled the structure of a honeycomb consisting of many little compartments. जब जो रॉबर्ट हुक थे वो कॉर्क की बिल्कुल पतली सी काट का अवलोकन कर रहे थे. बहुत ध्यान से जब उन्होंने देखा तो उनको उसमें मधुमक्खी के छत्ते के जैसी संरचनाएं दिखी. यह कॉर्क इज अ सब्सटेंस विच कम्स फ्रॉम द बार्क ऑफ अ ट्री. कॉर्क एक ऐसा पदार्थ है जो कि किसी पेड़ की छाल से आता है. दिस वॉज इन द ईयर 1665 when Hooke made this chance observation through a self-designed microscope. ये साल 1665 की बात है जब रॉबर्ट हुक ने इसको ऑब्जर्व किया अपने ही बनाए हुए माइक्रोस्कोप से. जब टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस नहीं थी, उन्होंने खुद का ही अपना छोटा सा माइक्रोस्कोप बनाया था और उसी में ही जब उन्होंने कॉर्क में देखा तो कॉर्क में उनको इस तरह से संरचना दिखी. रॉबर्ट हुक कॉल्ड दीज बॉक्सेस सेल्स. और रॉबर्ट हुक ने इसको क्या नाम दिया? सेल, छोटा कमरा. ठीक है, सेल का मतलब होता है छोटा कमरा. वाइल एग्जाम, अच्छा यहाँ पे थे हम. सेल इज अ लैटिन वर्ड फॉर अ लिटिल रूम. ये एक लैटिन का शब्द है, लैटिन भाषा का, जिसका मतलब होता है छोटा कमरा. सेल का मतलब, ठीक है, जिसको हम हिंदी में कोशिका कहते हैं. दिस में सीम टू बी अ वेरी स्मॉल and insignificant incident but is very important in the history of science. ये जो घटना घटी है ऊपर वाली, देखने में तो ये बहुत छोटी और ऐसे लगती है कि इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन विज्ञान के इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है. This was the very first time that someone had observed that living things appear to consist separate units. ये पहली वो घटना थी जिसमें सबसे पहले ये पता लगा कि जितने भी लिविंग थिंग्स है, सजीव, उसमें अलग अलग एक एक यूनिट्स होती हैं. ठीक है, सजीव भी छोटे छोटे टुकड़ों से मिलके जब एक पूरा एक बना हुआ होता है, उसके छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं. द यूज ऑफ द वर्ड सेल टू डिस्क्राइब दीज यूनिट इज बीइंग यूज्ड टिल दिस डे इन बायोलॉजी. जो उन्होंने सेल शब्द दिया था रॉबर्ट हुक ने, वो आज भी बायोलॉजी में सेल के फॉर्म में ही यूज किया जाता है. ठीक है, उनका दिया हुआ नाम सेल आज भी हम बायोलॉजी में सेल ही यूज करते हैं. लेट अस फाइंड आउट अबाउट सेल. सेल के बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं. व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ. सजीव किससे बने हुए होते हैं? तो एक्टिविटी देख लेते हैं. लेट अस टेक अ स्मॉल पीस ऑफ ऑनियन बल्ब विद द हेल्प ऑफ पेयर ऑफ फोर्सेप्स. वी कैन पील ऑफ द स्किन कॉल्ड एपिडर्मिस फ्रॉम द कॉनकेव साइड इनर लेयर ऑफ द अनियन. एक प्याज का टुकड़ा लेना है, ठीक है, और एक बारीक चिमटी की मदद से उसकी स्किन को हटा लेना है. जो अंदर की सतह होती है प्याज के अंदर की सतह से स्किन को हटा लेना है. ठीक है, और उस स्किन को क्या कहते हैं हम? एपिडर्मिस कहते हैं. दिस लेयर कैन बी पुट इमीडिएटली इन अ वॉच ग्लास कंटेनिंग वाटर. और इसको जल्दी से वॉच ग्लास के ऊपर रख के और उसमें पानी डाल देंगे, नहीं तो वो सूख जाएगी एकदम. दिस विल प्रिवेंट द पील फ्रॉम गेटिंग फोल्डेड और गेटिंग ड्राई. व्हाट डू वी डू विद दिस पील. जब हम उसको वॉच ग्लास में पानी में डाल देंगे तो ये उसको सूखने से बचाएगा. अब हम इस पील के साथ क्या करेंगे? लेट अस टेक अ ग्लास स्लाइड, पुट अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन इट एंड ट्रांसफर अ स्मॉल पीस ऑफ पील फ्रॉम द वॉच ग्लास टू द स्लाइड. आपको वॉच ग्लास में से पील को उठाना है और स्लाइड के ऊपर रख देना है. ठीक है, मेक श्योर दैट द पील इज परफेक्टली फ्लैट ऑन द स्लाइड. और ये ध्यान रखना है कि जो आप उस छिलके को स्लाइड के ऊपर रखें तो वो बिल्कुल फ्लैट होना चाहिए, बिल्कुल एक चिपका हुआ उस पे एक लेयर में होना चाहिए. ऐसा नहीं हो कि उसमें बीच में सलवटें आ रही हो. ठीक है, अ थिन कैमल हेयर पेंट ब्रश माइट बी नेसेसरी टू हेल्प ट्रांसफर द पील. एक बिल्कुल बारीक सा पेंट ब्रश यूज कर सकते हैं हम इस काम के लिए, पील को उठा के रखने के लिए. नाउ वी पुट अ ड्रॉप ऑफ
saffronin solution on the piece followed by a cover slip. उसके बाद हम उस पे saffronin solution डालेंगे और फिर उसको एक से कवर स्लिप से कवर कर देंगे. Take care to avoid air bubbles while putting the cover slip with the help of mounting needle. अब आपको कवर स्लिप रखते हुए ये ध्यान रखना है कि कवर स्लिप के नीचे बिल्कुल भी एयर बबल्स नहीं आने चाहिए. ठीक है. और एक हम माउंटिंग नीडल का यूज करेंगे. Ask your teacher for help. अपने टीचर से आप हेल्प मांग सकते हैं. We have prepared a temporary mount of onion peel. We can observe this slide under low power followed by high powers of compound microscope. हमने एक स्लाइड तैयार कर ली है एक अनियन पील की. अब हम इसको देख सकते हैं, इसकी स्टडी कर सकते हैं सामान्य माइक्रोस्कोप में भी और एक ज्यादा पावरफुल माइक्रोस्कोप में भी. ठीक है. तो ये देखिए माइक्रोस्कोप का पूरा स्ट्रक्चर दे रखा है. यहाँ पे सबसे ऊपर होता है आई पीस, ये इसको बोलते हैं बॉडी ट्यूब. ठीक है. ये एडजस्ट करते हैं यहाँ से आप अपना फोकस. ये कोर्स एडजस्टमेंट, ये फाइन एडजस्टमेंट. इसको घुमा घुमा के रोटेट करके हम देखते हैं कि हमें बिल्कुल साफ दिखना शुरू हो जाता है जब तक हम इसको घुमाते रहते हैं. अपने आईज के हिसाब से इसको सेट करते हैं. ये आर्म हो गया, ये ऑब्जेक्टिव लेंस हो गया जो ऑब्जेक्ट के पास रहता है. ये स्टेज जहां पे हम रखेंगे उसको. ठीक है. कवर स्लिप, ये क्लिप, ये कंडेंसर जो लाइट को करता है. ये है यहाँ पे मिरर. ठीक है. ये बेस. What do we observe as we look through the lens? जब हम लेंस से देखते हैं तो हमें क्या प्रेक्षण मिलता है? Can we draw the structure that we are able to see through the microscope or an observation sheet? Does it look like figure 5.2? जब आपने इसको देखा तो आपने क्या देखा? क्या आप जो संरचना सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखते हैं उसे कागज पे बना सकते हैं? क्या ये अच्छी तरह 5.2 जैसे दिखाई देता है? ठीक है. बनाने के बाद इस तरह से तो इसमें देखिए आपको सेल्स दिखेंगी. ठीक है. प्याज के छिलके को जब आप ध्यान से देखेंगे इसमें सेल्स दिखेंगी और उसमें न्यूक्लियस भी दिख सकता है आपको बिल्कुल क्लियर. We can try preparing temporary mounts of peel of onion of different sizes. What do we observe? हमने विभिन्न प्रकार की प्याज की झिल्लियों की अस्थायी स्लाइड बनाई है. ठीक है. हमने क्या देखा, क्या देखते हैं हम इसमें? Do we see similar structure or different structure? क्या सारे स्ट्रक्चर सेम हैं या फिर अलग अलग हैं? ठीक है. देखिए अब इसमें देखेंगे ध्यान से आपको सारे स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम दिखेंगे, एक जैसे ही होंगे सब. What are these structure? ये स्ट्रक्चर क्या है? These structures look similar to each other. Together they form a big structure like an onion bulb. ये जो सभी संरचनाएं ये सब एक जैसी दिखाई देती हैं और ये सभी मिलकर एक बड़ी संरचना जो प्याज है वो पूरा प्याज बना देती हैं. प्याज का जो बल्ब होता है वो पूरा बना देती हैं. We find from this activity that onion bulbs of different size have similar small structure visible under microscope. इस एक्टिविटी से हमें ये पता लगा कि प्याज जो है देखने में बड़े छोटे मीडियम साइज के ऐसे होते हैं प्याज, लेकिन उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है अगर हम उसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो वो सब का सेम होगा, सेम साइज और सेम शेप का होगा. The cells of the onion peel will all look the same regardless of the size of onion they came from. जो प्याज है, ठीक है, प्याज के आकार से इसका कोई भी संबंध नहीं है और प्याज की झिल्ली की सभी कोशिकाएं एक समान होती हैं. These small structures that we see are the basic building units of onion bulb. ये जो छोटी छोटी संरचनाएं हम देखते हैं ये अनियन बल्ब की बेसिक यूनिट है. ठीक है. आधार संरचनाएं ये इसकी. These structures are called cells. और यही स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? सेल कहलाता है. Not only on onions but all organisms that we observe around are made up of cells. सिर्फ प्याज ही नहीं बल्कि आसपास हम जितने भी ऑर्गेनिज्म देखते हैं सब सेल के बने हुए होते हैं. However, there are also single cells that live on their own. कुछ ऐसी सेल्स भी होती हैं जो सिंगल सेल्स होती हैं, सिर्फ एक ही कोशिका होती है और वो अपनी जिंदगी अपने आप खुद ही जीती रहती है. Cells were discovered by Robert Hooke. ठीक है. रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया in 1665. He observed that cells in a cork slice with the help of primitive microscope. उन्होंने कॉर्क स्लाइस के अंदर
सेल को ऑब्जर्व किया बहुत ही एक बेसिक माइक्रोस्कोप से। ल्यूवेनहॉक, ये जो दूसरे साइंटिस्ट हैं, विथ इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप डिस्कवर्ड द फ्री लिविंग सेल इन पॉन्ड वाटर फॉर द फर्स्ट टाइम। और जो ल्यूवेनहॉक है उन्होंने 1674 में जो तालाब का पानी है उसके अंदर फ्री लिविंग सेल्स को ऑब्जर्व किया। सिर्फ सिंगल सेल के ऑर्गेनिज्म उन्होंने सबसे पहली बार देखे। इट वॉज रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन द सेल। अब जो रॉबर्ट ब्राउन है उन्होंने कोशिका के अंदर केंद्रक का पता लगाया, न्यूक्लियस का पता लगाया। ठीक है, तो 3 साइंटिस्ट हो गए, रॉबर्ट हुक, ल्यूवेनहॉक, रॉबर्ट ब्राउन। इनके बारे में आप याद कर लीजिए। अब है पुरकिंजे इन 1839 coined the term protoplasm for the fluid substance of the cell। अब जो है 1839 के अंदर जो पुरकिंजे हैं उन्होंने कोशिका द्रव्य का पता लगाया। जो सेल के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म होता है, जो लिक्विड चीज होती है जिसके अंदर सारे सेल ऑर्गेनल्स जितने भी कोशिकांग होते हैं वो तैरते रहते हैं, तो उस द्रव्य को क्या का नाम दिया उन्होंने? प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य। ठीक है। The cell theory that all the plants and animals are composed of cells and that the cell is the basic unit of life was presented by 2 biologists, Schleiden and Schwann। जो सेल थ्योरी थी, कोशिका थ्योरी, कि जितने भी प्लांट और एनिमल्स हैं वो सेल के बने हुए होते हैं और सेल जीवन की मूलभूत इकाई है, बेसिक यूनिट है। तो ये थ्योरी किसने बताई? श्लेडन और श्वान ने। The cell theory was further expanded by Virchow by suggesting that all cells arise from pre-existing cells। और सेल थ्योरी को फिर बाद में और ज्यादा एक्सपेंड किया गया विर्चो द्वारा, और उन्होंने कहा कि जितनी भी सेल्स हैं वो पहले से मौजूद सेल से ही बनती हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही न्यू सेल्स बनती रहती हैं। With the discovery of electron microscope in 1940, it was possible to observe and understand the complex structure of cells and its various organelles। ठीक है, जब नया माइक्रोस्कोप बन गए बिल्कुल 1940 के अंदर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो उसकी खोज के बाद कोशिका की जटिल संरचना और बहुत से कोशिका के अंगों को समझना संभव हो सका है। The invention of magnifying lens led to the discovery of microscopic world। It is now known that a single cell may constitute a whole organism as in amoeba। जो लेंस है, मैग्नीफाइंग लेंस, आवर्धक लेंस, उनकी खोज के बाद सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार संभव हो पाया। इससे पता चला कि एकमात्र कोशिका खुद में एक पूरा जीवन जीती है, जैसे अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम बैक्टीरिया, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। यूनि मीन्स सिंगल, और ये जो जीव होते हैं ये एक कोश के जीव कहलाते हैं, और यूनि का मतलब होता है सिंगल। ऑन द अदर हैंड मैनी सेल्स ग्रुप टुगेदर इन अ सिंगल बॉडी एंड अज्यूम डिफरेंट फंक्शंस इन इट टू फॉर्म वेरियस बॉडी पार्ट्स इन मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एक तो सिंगल सेल्युलर हो गए ऑर्गेनिज्म, और क्या होते हैं? मल्टी सेल्युलर, बहुकोशिकीय जीव होते हैं। तो वो उसमें क्या होता है कि बहुत सारी सेल्स जुड़ के एक बॉडी बनाती है, और फिर अलग अलग तरीके की सेल अलग अलग काम करने लग जाती हैं बॉडी के अंदर, और एक पूरा मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म बना लेती हैं। सच एज फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये इनके एग्जाम्पल है, कवक, पौधे और जंतु। कैन वी फाइंड आउट सम ऑफ मोर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म? क्या हम कुछ और एक कोशिकीय जीवों के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, उनके बारे में लिख सकते हैं? Every multicellular organism has come from a single cell। जितना भी multicellular organism है वो एक single cell से ही बनने शुरू हुए हैं। How cells divide to produce cells of their own kind? All cells thus come from pre-existing cells। जो cells हैं वो divide होती हैं और divide होकर नई cells बनाती हैं। तो इस तरह से जो नई cells हैं वो पुरानी cells से ही बनी हुई होती हैं। Now activity 5.2 देख लेते हैं। We can try preparing temporary mounts of leaf peels, tip of root of onion
और इवन पील्स ऑफ अनियन ऑफ डिफरेंट साइजेस। हम टेम्पररी स्लाइड्स बना सकते हैं पत्तियों की और जड़ों की और अनियन की पील की। अलग अलग अनियंस लेके अलग अलग साइज के और उन सब के छिलकों की भी हम स्लाइड बना सकते हैं। आफ्टर परफॉर्मिंग द अबव एक्टिविटी लेट अस सी व्हाट द आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस वुड बी। ऊपर वाली एक्टिविटी करने के बाद फिर हम देखेंगे कि जो नीचे क्वेश्चंस दे रखे हैं उनके क्या आंसर्स हो सकते हैं। डू ऑल सेल्स लुक अलाइक इन टर्म्स ऑफ शेप एंड साइज? क्या सारी सेल्स जो हैं वो एक तरीके से दिखती हैं, शेप और साइज में, आकार और आकृति में एक जैसी दिखती हैं? डू ऑल सेल्स लुक अलाइक इन स्ट्रक्चर? क्या सभी कोशिकाएं संरचना में एक जैसी दिखाई देती हैं? कुड वी फाइंड डिफरेंसेस अमंग सेल्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी? क्या पादप के विभिन्न भागों में पाई जाने वाली कोशिकाओं में कोई अंतर है, जैसे लीफ की कोशिका अलग और रूट की अलग, क्या ऐसा है? व्हाट सिमिलैरिटीज कुड वी फाइंड? अगर कुछ अलग अलग दिख रहा है तो उनमें समानता क्या है अलग अलग सेल्स में? ठीक है, तो ये क्वेश्चंस के हमें आंसर देने हैं। तो सारी सेल्स जो है वो एक जैसी नहीं होती, अलग अलग हिस्से की सेल अलग होती है। ठीक है, उनका स्ट्रक्चर भी अलग होता है और अलग अलग जो पार्ट होते हैं प्लांट्स के उनकी भी सेल्स अलग दिखती हैं। और इनमें सिमिलैरिटीज क्या है? इनमें जो सिमिलैरिटीज है वो बतानी है। तो सिमिलैरिटीज इनमें ये होगी कि इनमें जो कोशिकांग होते हैं वो समान होते हैं। Some organisms can also have cells of different kinds. Look at the following picture. It depicts some cells from human body. कुछ जीव जो होते हैं उनमें अलग तरीके की सेल्स पाई जाती हैं। ठीक है, अलग अलग सेल्स, कई तरीके की अलग अलग सेल्स होती हैं। तो नीचे पिक्चर्स में ह्यूमन बॉडी के अंदर पाई जाने वाली अलग अलग सेल्स दिख रही हैं। देखिए, नर्व सेल इस तरीके की होती है, ब्लड सेल्स, मसल सेल्स, ओवम, बोन सेल्स, स्पर्म और फैट सेल्स। ये तो इनका सबका स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है एक दूसरे से। The shape and size of cells are related to the specific function they perform. जो सेल की शेप और साइज है वो किस चीज पे डिपेंड करती है कि क्या काम वो सेल करने वाली है, उसके जो फंक्शंस होते हैं उस पर डिपेंड करती है। ठीक है, कोशिका की आकृति और आकार उनके विशिष्ट कार्यों के अनुरूप होते हैं। Some cells like amoeba have changing shapes. कुछ सेल जैसे अमीबा वो अपनी शेप बदलती रहती है। In some cases, the cell shape could be more or less fixed and peculiar for a particular type of cell. और कुछ जीवों में कोशिका का आकार लगभग स्थिर रहता है और प्रत्येक प्रकार की कोशिका के लिए विशिष्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, नर्व सेल्स हैव ए टिपिकल शेप। जैसे ह्यूमन की नर्व सेल की पिक्चर देखी हमने पीछे, तो बिल्कुल उसी तरीके से उसका स्पेसिफिक शेप होता है। नर्व सेल का एक टिपिकल शेप होता है, वो शेप चेंज नहीं होता। Each living cell has the capacity to perform certain basic functions that are characteristics of all living forms. प्रत्येक जीवित कोशिका में कुछ ऐसे कार्य करने की क्षमता होती है जो सभी जीवों का गुण है। ठीक है, जैसे ये ग्रो भी करती है, मूव भी करती है। ठीक है, तो इस तरीके से हर कोशिका के अंदर वो क्वालिटीज होती हैं जो कि सजीवों की मेन क्वालिटी मानी जाती हैं। हाउ डज अ लिविंग सेल परफॉर्म दीज बेसिक फंक्शन? और जीवित कोशिका ये जो सारे काम है वो कैसे करती है? वी नोट दैट देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म सच एज ह्यूमन बींग्स। हम जानते हैं कि ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर, काम का बंटवारा हो जाता है। ठीक है, दिस मीन्स दैट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। इसका मतलब ये है कि बॉडी की जो अलग अलग पार्ट्स हैं वो अलग अलग अपना काम करते हैं। द ह्यूमन बॉडी हैज अ हार्ट टू पंप ब्लड। जैसे ह्यूमन बॉडी के पास जो दिल होता है वो उसको ब्लड को पंप करने का काम करता है। अ स्टोमक टू डाइजेस्ट फूड एंड सो ऑन। और पेट का काम होता है फूड को डाइजेस्ट करना। सिमिलरली डिवीजन ऑफ लेबर इज ऑल्सो सीन विद इन अ सिंगल सेल। इसी तरह से एक सिंगल सेल के अंदर भी कामों का इस तरीके से बंटवारा होता है। ठीक है, in fact each such cell has got certain specific components within it known as cell organelles. वास्तव में क्या होता है कि हर सेल के अंदर एक स्पेसिफिक कंपोनेंट्स होते हैं।
ठीक है, कुछ स्पेसिफिक कंपोनेंट्स होते हैं जिनको हम सेल ऑर्गेनेल्स या फिर कोशिकांग कहते हैं। ईच काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनेल परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक फंक्शन। और ये जो कोशिकांग है सेल ऑर्गेनेल वो कुछ अपना स्पेसिफिक काम करते हैं, ठीक है, कुछ खास कार्य होता है उसका जो करने के लिए वो बने होते हैं। सच एज मेकिंग न्यू मटेरियल इन द सेल, क्लियरिंग अप द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द सेल एंड सो ऑन। जैसे सेल के अंदर कुछ नया बनाना या सेल के अंदर की सफाई करना, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना, इस तरह से ये सब काम कोशिकांग के होते हैं, सेल ऑर्गेनेल के। अ सेल इज एबल टू लीव एंड परफॉर्म ऑल इट्स फंक्शन बिकॉज ऑफ दीज ऑर्गेनेल्स। और सेल इन ऑर्गेनेल्स की वजह से जीवित रहती है और अपने सारे काम इन्हीं की हेल्प से करती है। These organelles together constitute the basic unit called cell। और ये सारे ऑर्गेनेल ये कोशिकांग मिलके बेसिक यूनिट जो मूलभूत इकाई है सेल वो बनाते हैं। It is interesting that all cells are found to have the same organelles no matter what their functions is or what organism they are found in। ये जानना जरूरी है, बहुत ही रोचक है कि जितने भी सेल हैं उनके अंदर सेम ऑर्गेनेल्स होते हैं, ठीक है, देखने में अलग होंगी वो, उनके काम अलग होंगे, लेकिन उनके जो ऑर्गेनेल्स हैं जो उनके कोशिकांग हैं वो सब कोशिकाओं में सेम होते हैं। तो क्वेश्चंस, हु डिस्कवर्ड सेल्स एंड हाउ, किसने कोशिका की खोज की, हम पहले पढ़ चुके हैं, रॉबर्ट हुक ने। और किस तरह से कॉर्क सेल के अंदर उन्होंने स्टडी करके खोजा है। तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं। Why is the cell called the structural and functional unit of life? सेल जो है वो बेसिक यूनिट क्यों मानी जाती है किसी भी जीवन की, तो इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। जो सेल क्या है, सेल से ही जीवन की शुरुआत होती है। सेल जो है सबसे छोटा पार्ट होता है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, छोटे से छोटा पार्ट क्या है, सेल है। और सेल के ऊपर, सेल के अंदर वो सारी चीजें हैं जिससे वो एक फ्रीली अपना सारा काम कर सकती है, ठीक है, जीवित रहती है, वो अपना रेस्पिरेशन करती है, उसके अंदर एनर्जी बनती है, रिप्रोड्यूस करती है सेल। तो इसलिए सेल जो है वो बेसिक चीज है, फिर उसके बाद उसके जुड़ने से ऑर्गेनिज्म बनता है। तो इसलिए सेल को हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट, क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई, इसलिए कहा जाता है सेल को। तो क्वेश्चन आंसर हम बाद में और डिटेल से समझ लेंगे, आगे देख लेते हैं चैप्टर में। व्हाट इज अ सेल मेड अप ऑफ, व्हाट इज द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल। कोशिका किससे बनी होती है, कोशिका का संरचनात्मक संगठन क्या है। We saw about the cell has a special components called organelles. How is a cell organized? हमने देखा कि सेल के अंदर स्पेशल कंपोनेंट्स होते हैं जिनको ऑर्गेनेल्स कहते हैं। सेल किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड होती है। इफ यू स्टडी अ सेल अंडर अ माइक्रोस्कोप वी वुड कम अक्रॉस 3 फीचर इन ऑलमोस्ट एवरी सेल। अगर हम सेल को स्टडी करेंगे तो हमें 3 चीजें हर एक सेल में दिख जाएंगी। तो वो 3 चीजें क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, ठीक है। एक तो कोशिका झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य, ये 3 चीजें तो होंगी ही उसके अंदर, किसी भी हम सेल की स्टडी करेंगे तो। All the activities inside the cell and interactions of the cell with its environment are possible due to these features। जितनी भी सेल के अंदर एक्टिविटीज होती हैं और उसका एनवायरनमेंट के साथ जो भी इंटरेक्शन होता है सेल का, वो सिर्फ इसी वजह से हो पाता है कि उसके पास ये 3 चीजें हैं। लेट अस सी हाउ, आइए देखते हैं कैसे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली। This is the outermost covering of cell that separates the content of the cell from its external environment। ये जो है सबसे बाहरी कवरिंग होती है सेल की, जो कि सेल को बाहर के वातावरण से अलग रखती है, ठीक है। एक बाउंड्री बन जाती है सेल के पास, जिससे पता लगता है कि ये जो सीमा है ये सेल की है, ठीक है। इससे बाहर का जो है वो बाहरी वातावरण है। The plasma membrane allows or permit the entry and exit of some material in it and out of the cell। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो इसके अंदर की जो कौन सी चीज इसके अंदर आएगी या कौन सी चीज बाहर जाएगी, तो जो एंट्री और एग्जिट है उसको वो करती है, रेगुलेट करती है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की परमिशन से कोई सी चीज अंदर या बाहर हो सकती है सेल में।
इट ऑल्सो प्रिवेंट्स मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल्स, ये कुछ मटेरियल्स के मूवमेंट को रोकती भी है। द सेल मेम्ब्रेन देयरफॉर इज कॉल्ड अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन को इसलिए चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहा जाता है, क्योंकि वो किसी किसी चीज को सिलेक्ट करके जब भी अपने में से पार करवाती है। हाउ डज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस टेक प्लेस इनटू द सेल, सब्सटेंस का जो मूवमेंट होता है वो सेल्स में कैसे होता है। हाउ डू सब्सटेंस मूव आउट ऑफ द सेल, और बाहर जब जाता है कोई सब्सटेंस तो वो किस तरह से जाता है। Some substances like carbon dioxide or oxygen can move across the cell membrane by a process called diffusion. कुछ सब्सटेंस जो होते हैं जैसे हवा के जो पार्टिकल्स होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये जो है ये डिफ्यूजन के जरिए बाहर चले जाते हैं। डिफ्यूजन से ये जो गैसेस हैं वो कोशिका से बाहर निकल जाते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं विसरण, विसरण की प्रक्रिया के द्वारा, ठीक है। जहां पे भी कार्बन डाइऑक्साइड की डेंसिटी कम होगी तो सेल्स में से निकल के कार्बन डाइऑक्साइड उधर की तरफ चला जाएगा दूसरी साइड एनवायरनमेंट में, और अगर एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन की कमी होगी तो सेल से निकल के ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में चली जाएगी, ठीक है। तो डिफ्यूजन होता रहता है। We have studied the process of diffusion in earlier chapters. We saw that there is spontaneous movement of a substance from a region of high concentration to a region where it is concentration is low. पहले के चैप्टर्स में आप डिफ्यूजन को पढ़ चुके हैं। तो इसमें क्या होता है, अपने आप कोई सा मूवमेंट हो रहा है, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, ठीक है। अपने आप कोई सी गति हो रही है एक ज्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ, ठीक है। हिंदी में हम बोले तो जिधर की तरफ ज्यादा सांद्रता है, ज्यादा पार्टिकल्स हैं किसी भी चीज के, वहां से उस चीज को निकल के कम सांद्रता की तरफ, कम वाले पार्टिकल्स की तरफ जाना, ठीक है। ये प्रोसेस कहलाती है डिफ्यूजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन इस तरह से डिफ्यूज होके एनवायरनमेंट में चले जाते हैं सेल से निकल के। Something similar to this happens in cell when, for example, substances like carbon dioxide, which is cellular waste and requires to be excreted out by cell, accumulates in high concentration inside the cell. In the cell's external environment, the concentration of carbon dioxide is low as compared to that inside the cell. As soon as there is a difference of concentration of carbon dioxide inside and outside a cell, carbon dioxide moves out of the cell from a region of high concentration to a region of low concentration outside the cell by the process of diffusion. देखिए जैसे ही इधर का वाला हिस्सा ये सेल का है, ठीक है, और ये है आउटर एनवायरनमेंट। तो कार्बन डाइऑक्साइड इसमें बनती रहती है अंदर की तरफ, तरह तरह की प्रोसेस में सेल्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की यहाँ पे सांद्रता ज्यादा हो जाती है, यहाँ पे ज्यादा कंसंट्रेशन हो जाता है। यहाँ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में उतना का उतना ही कंसंट्रेशन है, बढ़ नहीं रहा घट नहीं रहा, उतना ही है, ठीक है। यहाँ पे सेल के अंदर बढ़ गया है। जब सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ गया है तो क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के पार्टिकल्स डिफ्यूज होके एनवायरनमेंट में चले जाएंगे, ठीक है। अपने आप ये ज्यादा कंसंट्रेशन की तरफ से कम कंसंट्रेशन की तरफ चले जाएंगे। Similarly, O2 enters the cell by the process of diffusion when the level of concentration of O2 inside the cell decreases. Thus, diffusion plays an important role in gaseous exchange between the cells as well as the cell and its external environment. अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड बन के तो बाहर निकल गई। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी है इसमें ऑक्सीजन के भी तो पार्टिकल है। अंदर जितने भी सेल के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही हैं तो उसमें ऑक्सीजन यूज हो जाती है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कम हो जाती है, ठीक है। और इधर है ऑक्सीजन ज्यादा अंदर के कंपैरिजन में। तो ऑक्सीजन के पार्टिकल्स जो हैं ऑक्सीजन मूव करेगी बाहर से सेल के अंदर की तरफ डिफ्यूज हो जाएगी। तो इस तरीके से डिफ्यूजन जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है गैस के एक्सचेंज में। सेल में भी एक्सचेंज होता है और सेल का आउटर एनवायरनमेंट में भी एक्सचेंज होता है। तो दोनों ही एक्सचेंज में जो गैस का एक्सचेंज होता है वो डिफ्यूजन के जरिए होता है। वाटर ऑल्सो ओबे द लॉ ऑफ डिफ्यूजन, पानी जो है वो भी डिफ्यूजन का लॉ फॉलो करता है। द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू सच अ सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। और पानी का मूवमेंट इस तरह से एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से उसको ऑस्मोसिस कहा जाता है, या हिंदी में परासरण, ठीक है। परासरण इसी को कहते हैं। तो आगे है मूवमेंट ऑफ वाटर।
तो ये मूवमेंट ऑफ वाटर हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।